हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई DRDO 2.0 अपग्रेड, अरे वाह। न्यू डिफेंस टेस्टिंग फैसिलिटी, यूएस वार्निंग टू चाइना। वो हो चलो देखें आज की डिफेंस अपडेट्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बनेगी 3 अत्याधुनिक टेस्टिंग फैसिलिटीज। ताइवान पर हमला करने की स्थिति में चीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूएस सीनेटर ने पेश किया एक नया बिल। डीआरडीओ की काया पलट जल्द ही होगी स्टार्ट। गृह मंत्रालय ने बताया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रोकने के लिए किस किस तरह की रणनीतियां अपनाई गई है। और अमेरिका ने फिलीपींस के लिए $500 मिलियन तक की मिलिट्री फंडिंग करी अप्रूव। बड़ा पैसा खर्च करे दूसरी कंट्रीज के लिए, कितनी कहाँ कर रहे हैं वैसे यूएस से। आज 30 जुलाई को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 3 अत्याधुनिक टेस्टिंग फैसिलिटीज को स्थापित करने के उद्देश्य के साथ एमओयूज पर हस्ताक्षर किए हैं। और इन एमओयू के तहत एक फैसिलिटी स्थापित की जाएगी लखनऊ में, जो कि मैकेनिकल एंड मटेरियल डोमेन के लिए होगी, और 2 फैसिलिटी स्थापित होंगी कानपुर में, जिसमें से एक होगी अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स की टेस्टिंग के लिए और दूसरी फैसिलिटी होगी कम्युनिकेशन वाले डोमेन से। और डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत जो ये एमओयू है, ये भारतीय रक्षा मंत्रालय के सीनियर ऑफिशियल्स और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि यूपीआईडीए के बीच एक्सचेंज हुए हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है यानी कि DTIS, तो इसे मई 2020 में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसको लॉन्च करने का प्रमुख उद्देश्य था प्राइवेट इंडस्ट्री और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ भारत में अत्याधुनिक टेस्टिंग फैसिलिटीज को स्थापित करना। और इसके लिए करीब 400 करोड़ रुपीस तक के बजट को भी अलॉट किया गया था ताकि भारत में स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके, इम्पोर्ट को कम किया जा सके और भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और इस DTIS स्कीम के तहत 75% तक की फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से। अभी हाल ही में यूएस सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के 2 मेंबर्स ने एक बाय पार्टिजन बिल को प्रपोज किया है। और इस बिल में इस बात की डिमांड की गई है कि अगर चीन कभी ताइवान पर हमला करता है तो इस तरह की स्थिति में चीन पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए जाएं। और इस प्रस्तावित बिल में चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा ताइवान के खिलाफ किसी भी तरह के मिलिट्री एक्शन को शुरू करने की स्थिति में चीन पर तरह तरह के विनाशकारी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक, एनर्जी, फाइनेंशियल और ऐसी अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि इन प्रतिबंधों में चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स और चाइना के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को निशाना बनाना और साथ ही निवेश कंपनियों सहित अमेरिकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को किसी चीनी इकाई में कोई भी निवेश करने से रोकना शामिल होगा जो कि सीसीपी को फायदा पहुंचाती है या उससे जुड़ी हो। और इतना ही नहीं बल्कि जो बिल है चीन में बने हुए सामान की अमेरिका में इंपोर्ट पर भी रोक लगाता है। और बाकी अगर ये बिल पास होता है तो निश्चित रूप से ताइवान के सपोर्ट में अमेरिका की तरफ से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। कब होगा पास भाई? टाइम्स ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रिमैप करने वाली परियोजना के तहत अब जो केंद्र सरकार है तो वो इस परियोजना के तहत दिए गए कुछ रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना अंतिम निर्णय जल्द ही ले सकती है। और डीआरडीओ भी पीएमओ ड्रिवन प्रोफेसर के विजय राघवन की अगुवाई में एक्सपर्ट कमेटी द्वारा रिकमेंड किए गए करीब 60% तक के मेजर रिफॉर्म्स के लिए सहमत है। और अब इन रिफॉर्म्स को फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसके लिए एक डेडलाइन भी सेट की गई है। वहीं इसी बीच डीआरडीओ में कुछ रिफॉर्म्स के सुझाव ऐसे भी थे जिन पर कुछ विवाद भी हुआ था, तो इन बाकी के रिफॉर्म्स पर भी भारत सरकार जल्द ही अपना अंतिम निर्णय लेगी। और जबकि इन रिफॉर्म्स के लिए डीआरडीओ ने कुछ ऑल्टरनेटिव पाथ और मैकेनिज्म्स को भी सजेस्ट किया है। बाकी डीआरडीओ में रिफॉर्म के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उनके सुझावों में डीआरडीओ का कंप्लीट ओवरऑल करने की बात की गई थी ताकि डीआरडीओ मेन फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करे और सिस्टम्स के इंटीग्रेशन और प्रोडक्ट मैनेजमेंट का जो कार्य है वो उसको बड़ी संख्या में अन्य एजेंसीज और प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जाए। अच्छा। और जैसे कि पहले के डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि डीआरडीओ के रिफॉर्म्स के लिए जिस तरह के सुझाव दिए गए तो वो अमेरिका के डार्पा से काफी मिलते जुलते हैं। बाकी डीआरडीओ और डार्पा में क्या डिफरेंस है तो उस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। यूएसए को देख देख के रिफॉर्म्स हो रहे हैं, कर सकते हैं। और जैसे वो अग्निवीर भी उसी वैसे वो देख कर रहे हैं। इस तरह के रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि डीआरडीओ को अपनी 5 नेशनल टेस्ट फैसिलिटीज के साथ फंक्शनल सिनर्जी और एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट लाने के लिए अपनी 41 लैबोरेटरीज को 10 नेशनल लैबोरेटरीज में रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। और अभी वर्तमान समय में 7 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स का जो मौजूदा सिस्टम है और उनमें से हर एक क्लस्टर को एक डीजी द्वारा हेड किया जाता है तो वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और जबकि इन रिफॉर्म्स में डिफेंस R&D के मौजूदा डिपार्टमेंट को रिप्लेस करने के लिए डिफेंस साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के एक नई डिपार्टमेंट को स्थापित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। और टॉप ऑफिशियल्स का मानना है कि एडवांस अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल्स, AI, हाइपरसोनिक वेपन्स, साइबर एंड स्पेस वॉरफेयर, तो इस तरह के उभरते हुए क्षेत्रों में
भारत को एक संपूर्ण राष्ट्र वाली दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, जिसमें डीआरडीओ, एकेडमिया, प्राइवेट सेक्टर, आर्म्ड फोर्सेस सभी एक साथ मिलकर आगे आए। एक प्रश्न के रिस्पॉन्स में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट को सूचित किया कि टेररिज्म के खिलाफ भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और भारत सरकार के अप्रोच है टेरर इकोसिस्टम को पूरी तरह से डिसमेंटल करना। और इसके साथ उन्होंने इस बारे में भी सूचित किया कि जम्मू कश्मीर की पीस और स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स को और मजबूत किया जा रहा है और हाल ही के समय में हुई आतंकी घटनाओं को देखते हुए कुछ खास तरह की रणनीतियों को अपनाया गया है। और इन रणनीतियों के बारे में जानकारी देते हुए उनका कहना था कि आतंकियों के साथ साथ जो उनके सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनके खिलाफ भी इफेक्टिव और कंटिन्यूस एक्शंस लिए जा रहे हैं और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का इस्तेमाल करके टेरर इकोसिस्टम्स को डिसमेंटल किया जा रहा है। जो आतंकियों का फाइनेंशियल नेटवर्क है तो उसे भी तोड़ा जा रहा है और इसी के तहत आतंकी और उनके साथियों से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज को सीज किया जा रहा है और उन्हें अटैच किया जा रहा है। इसके अलावा प्रिवेंटिव ऑपरेशंस के तहत टेररिज्म के कुछ स्ट्रेटेजिक सपोर्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उनके मैकेनिज्म को एक्सपोज करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस इनिशिएट की गई हैं और जबकि घुसपैठ को रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति को अपनाया गया है। बाकी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट में जो डेटा शेयर किया है उसके मुताबिक इस वर्ष 11 आतंकी इंसिडेंट्स में हमने अपने 14 सिक्योरिटी पर्सनल और 14 सिविलियंस को खोया है, जबकि 21 जुलाई तक 24 एनकाउंटर्स और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हुए हैं। वहीं अगर पिछले वर्ष की बात करें तो 46 टेरर इंसिडेंट्स में हमने 30 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल और 14 सिविलियंस को खोया था और जबकि 48 एनकाउंटर्स और ऑपरेशंस हुए थे। आज मंगलवार को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की तरफ से इस बात की अनाउंसमेंट की गई है कि अमेरिका फिलीपींस को $500 मिलियन तक की मिलिट्री फंडिंग प्रोवाइड करेगा और यूएस की तरफ से ये फैसला भी एक ऐसे समय पर लिया गया है जब फिलीपींस और चीन के बीच तनाव भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और यूएस ऑफिशियल्स ने इस मिलिट्री फंडिंग को वंस इन अ जनरेशन इन्वेस्टमेंट के तौर पर डिस्क्राइब किया है, जो कि फिलीपींस आर्म्ड फोर्सेस और फिलीपींस कोस्ट गार्ड को मॉडर्नाइज होने में मदद करेगा। बड़ी अच्छी न्यूज़ थी, टॉप की सारी बताई हैं। यूएसए फिलीपींस को हेल्प कर रहा है, इतना पैसा दे रहा है, मैं तो देख रही हूँ कितना पैसा दे रहा है। चलो दूसरों के लिए सहायता कर रहा है, पर अगर अपना देखो यूक्रेन को तो बहुत ज्यादा उसके क्योंकि वहां तो शुरू हो चुकी है ना। यहाँ तो अभी चाइना को वार्निंग के लिए और इनको थोड़ा कि भैया तुम और स्ट्रांग हो उसके लिए दे रहे हैं और चाइना को अच्छा सबक सिखाने के लिए, उनको वार्निंग देने के लिए कि ताइवान को अगर तुमने अटैक किया तो हम ये करें, उसके लिए बिल पास करने का वो प्रपोजल उन्होंने कर दिया है। पर मैं वो तब यही सोच रही, मैंने कहा चाइना भी बड़ा चालू है, उसे पता है कि ये सब होगा क्योंकि रशिया का देख लिया उसने, तो वो पूरा इंडिपेंडेंट हो रहा है। पर भैया आप दुनिया में पूरे इंडिपेंडेंट तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर सारी कंट्रीज मिलकर तुमको बैन कर दे तो तुम क्या चलोगे, मतलब तो तुम्हारी गाड़ी ठप होएगी। चाइना को पता है कि जिस तरीके से रशिया पे सैंक्शंस होते हैं उस पर भी सैंक्शंस होंगे। अगर ताइवान में कुछ ऑपरेशन करता है तो उसके लिए पहले से रेडी हो रहा है। नहीं पर देखो, पर रशिया के केस में तो जैसे इंडिया चीजें ले रहा है या चाइना चीजें ले रहा है तो उसका काम चल पा रहा है। पर अगर चाइना के साथ हुआ, इंडिया ने नहीं लेना और रशिया कहाँ से लेगा, क्योंकि रशिया का तो वैसे ही इतना, अगर रशिया फिर भी कोलैबोरेट करेगा, जो भी करेगा, मतलब वो वही एक कंट्री होएगी जहां तक मुझे दिखता है जो उससे कुछ लेगी। तो चाइना का बट्टा धार तो चाइना अपने डेट ट्रैप में बहुत लोगों को फंसा चुका है, तो बहुत कंडीशन चढ़ेगा। उसके बाद जो है फिर यूएस वर्सेस चाइना में कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, सॉर्ट ऑफ, कि कौन किसकी तरफ जाता है, कौन किस नहीं जाता, कोई बैक चैनल से जाता है, मगर काफ़ी लफड़ा होने वाला है। और इसीलिए मगर यूएस तो कह रहा है सैंक्शंस करेगा, तो ऑब्वियस है सैंक्शंस करेगा। आई डोंट थिंक कि यूएस कोई अटैक करने वाला है या कुछ करने वाला है। नहीं, जैसे रशिया को अटैक थोड़ी कोई किया हम, तो वैसे ही कोई नहीं चाहता कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। अटैक नहीं, बस सैंक्शंस होगा, मिलिटरीली कुछ ज़्यादा ऑपरेशन नहीं होंगे, डायरेक्टली यूएस नहीं करेगा। इंडिया को तभी तो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में, पैसा कट कर दो, गरीब करने की कोशिश करो नेशन को, बस वो सब वैसे ही होगा। और चाइना को वो पता है और वो उसके लिए रेडी भी हो रहा है। अब कितना रेडी होता है तो बाद में पता चलेगा। इसमें बहुत अच्छा है कि डीआरडीओ अपने आप को और एफिशिएंट कर रहे हैं और वो मेक श्योर करें कि टेस्टिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो, क्योंकि बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको टेस्ट कर सके। और उन्होंने उसी टेस्टिंग में ही बता दिया कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, यूएवी आ रही है, ड्रोन आ रहे हैं, साफ पता लगे। और ब्रेन से जो है उन्होंने कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, तो बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी उन्होंने दिखाई थी इसमें। तो बहुत कुछ डीआरडीओ काम कर रहा है, विच इज़ अमेजिंग। इम्पोर्टेंस हमारी जो आज मोदी जी के अंडर जो गवर्नमेंट है उनको पता है कि इम्पोर्टेंस है कि आप रिसर्च में अपना ज़्यादा फोकस करो, और वैसे इसीलिए वो चेंजेस ला रहे हैं कि रिसर्च पे ज़्यादा फोकस हो हमारे देश में। तो कमाल है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।